चलिए शांत हो जाइए। रोशन सर का क्या चल रहा था? हिस्ट्री। चलिए हिस्ट्री का क्लास 5 बजे से होगा, ठीक है। आवाज आवाज शांत हो जाइए तब ना आवाज पहुंचेगा। शांत हो जाइए, बातचीत बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो इस क्लास के बाद रोशन सर आ जाएंगे। हम लोग बायोलॉजी की शुरुआत किए थे और पहला जो चैप्टर था सेल खत्म हो गया था। अच्छा, सेल डिवीजन बचा हुआ था। तो सेल के बारे में अब हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। काहे इधर उधर देख रहे हैं? हमको देखिए, चेहरा उतना भी बदसूरत तो है नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल हमारी तरफ नजर बनाइए, शांत रहिए, गंभीर रहिए और कोशिश करिए कि क्लास में ही सारी बात आपको याद हो। ये बहुत जरूरी चीज है दरोगा बनने के लिए। तो हम लोग कोशिका के बारे में सारी जानकारी हासिल कर चुके। आज जो हमें समझना है वो है सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन। किसी भी सजीव, इस पृथ्वी पर जो भी सजीव है, पौधे हैं, जंतु है, सूक्ष्म जीव हैं, कोई भी सजीव ले लीजिए, पृथ्वी पर स्थित किसी भी सजीव में जो पुराना कोशिका होता है, उन पुराने कोशिका में इतनी क्षमता होती है कि वे नए कोशिका का क्या कर सके? निर्माण कर सके। सभी सजीव, जंतु, पौधा, सूक्ष्मजीव, हर तरह के सजीव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। ये बात हम जान चुके हैं। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो सजीव के शरीर में जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में इतनी क्षमताएं मौजूद हैं कि वे नए कोशिकाओं को बना सके। तो पुराने कोशिकाएं लगातार नए कोशिकाओं को बनाते रहते। पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण ही क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। अर्थात कोशिका विभाजन किसी भी तरह का विभाजन नहीं है, बल्कि एक निर्माण है। सिर्फ नाम में विभाजन लगा हुआ है, आपको लगेगा कि विभाजित हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह एकदम निर्माण हो रहा है। तो सजीव के शरीर में स्थित जीवित पुराने कोशिकाओं से नए कोशिका का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? और कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन की जो सबसे प्रारंभिक चर्चा हमें देखने को मिला था, वो कहां मिला था? सेल थ्योरी में मिला था। सेल थ्योरी जिसे स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर दिया था,
सेल थ्योरी वो थ्योरी था जिससे पहली बार यह पता चला था कि सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। इसी सेल थ्योरी में पहली बार जिक्र आया था कोशिका विभाजन का। सेल थ्योरी यह बताया था कि कोशिका विभाजन जिस भी प्रक्रिया से होता हो उसमें कोशिका के केंद्रक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन कोशिका विभाजन का सिर्फ चर्चा भर था सेल थ्योरी में, यानी कि कोशिका विभाजन का व्यापक जानकारी हमें कोशिका सिद्धांत में मिला नहीं था। आगे चलकर कई वैज्ञानिकों ने कोशिका विभाजन की खोज की और यह क्या है वो आप समझ चुके। अब भिन्न भिन्न सजीवों में कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कोशिका विभाजन के बगैर नए कोशिका का निर्माण संभव नहीं होगा और नए कोशिका बनेंगे नहीं तो सजीव ग्रोथ नहीं करेगा। आप पौधे का ग्रोथ होता हुआ देखते हैं, जंतुओं में ग्रोथ होता हुआ देखते हैं। वो जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो किसका परिणाम है? कोशिका विभाजन का। जन्म लिया शिशु 19 वर्ष में किशोरावस्था में पहुंच जाता है। कैसे? वृद्धि करते करते। और वृद्धि कैसे हो रही है? तो नए नए कोशिकाओं के बनने के कारण। और नए नए कोशिका कैसे बन रहे हैं? तो कोशिका विभाजन के फलस्वरूप। तो जिस तरह कोशिका के बिना सजीवों का निर्माण संभव नहीं है, ठीक उसी तरह कोशिका विभाजन के बगैर सजीवों में ग्रोथ संभव नहीं है। बात को समझे कि नहीं समझे? बिना कोशिका का सजीवों का निर्माण संभव नहीं है और बिना कोशिका विभाजन का सजीवों में ग्रोथ संभव नहीं है। तो ग्रोथ के लिए अति आवश्यक है कोशिका विभाजन। तो क्या सभी सजीवों में कोशिका विभाजन एक ही तरह से होता है? नहीं, कोशिका विभाजन के भी अलग अलग तरीके हैं और इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले भिन्न भिन्न सजीवों में, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले भिन्न भिन्न सजीवों में कोशिका विभाजन मुख्य रूप से 3 तरह से होता है। कोशिका विभाजन मुख्य रूप से 3 तरह से होता है। एक है एमाइटोसिस, दूसरा है माइटोसिस और तीसरा है मियोसिस। कितने प्रकार का कोशिका विभाजन? 3 प्रकार का। एमाइटोसिस में माइटोसिस और मियोसिस। इसको हिंदी में कहते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्ध सूत्री कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन कितने तरह से? 3 तरह से होता है। अब आइए एक एक कोशिका विभाजन को हम समझने की कोशिश करते हैं। और पहला है एमाइटोसिस। एमाइटोसिस असमसूत्री। इस प्रकार का विभाजन मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक तथा कुछ यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों में होता है। यानी कि इस प्रकार का कोशिका विभाजन आपको जंतु के शरीर में नहीं देखने को मिलेगा, पौधे के शरीर में नहीं देखने को मिलेगा। ये कोशिका विभाजन किसमें होते हैं? सूक्ष्मजीव में होते हैं। और जो सूक्ष्मजीव प्रोकैरियोटिक है उसमें तो केवल यही होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव में तो ये होता ही होता है, लेकिन माइटोसिस भी होते हैं।
लेकिन इस तरह का कोशिका विभाजन पौधे या जंतु के शरीर में होता नहीं है। कुछ अपवाद है, जैसे कैंसर के कोशिका, जो अंग कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं जंतु के, उनमें इस तरह का कोशिका विभाजन होने लगता, अपवाद स्वरूप। नहीं तो यह कोशिका विभाजन मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों में होता है। और प्रकृति का सबसे आसान कोशिका विभाजन अगर कोई है तो वो कौन है? सबसे आसान तरीके से ये कोशिका विभाजन होता है। इस प्रकार के कोशिका विभाजन में क्या होता है, आप देखिए क्या होता है। मान लीजिए दोस्तों, यह है कोशिका और यह है कोशिका का केंद्रक। यह क्या है? केंद्रक। चूंकि सूक्ष्मजीव है उसमें तो एक ही कोशिका है, केंद्रक है तो यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में तो केंद्रक होते भी नहीं है। तो एमाइटोसिस सेल डिवीजन कैसे होता है, आप ध्यान दीजिएगा। यह है कोशिका, और जब विभाजन शुरू होता है तो सबसे पहले कोशिका का केंद्रक बड़ा होगा और बीच से क्या होगा? पतला होगा। पहले पतला होगा तब टूटेगा। केंद्रक बड़ा हुआ, बीच में पतला हुआ, और उसके बाद ये बीच से टूटकर एक केंद्रक से कितना केंद्रक बन गया? 2 केंद्रक बन गया। एक केंद्रक से कितना केंद्रक बन गया? 2 केंद्रक बन गया। अब क्या होगा? अब जो है ये दोनों केंद्रक को कोशिका झिल्ली अलग अलग घेरा बनाएगी और अंततः एक कोशिका से कितने कोशिका का निर्माण हो गया? 2 कोशिका का निर्माण होगी। हो गया दोस्तों, कोशिका विभाजन हो गया। ये जो कोशिका विभाजन देख रहे हैं, ये कैसा कोशिका विभाजन है? ये है एमाइटोसिस। एमाइटोसिस सूक्ष्म जीव जो अपनी संख्या बढ़ाते हैं, या सूक्ष्म जीव जो अपनी जनन करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, वो किस प्रकार के कोशिका विभाजन के द्वारा? एमाइटोसिस। एमाइटोसिस। और ये बड़ी आसान कोशिका विभाजन आप देखें ना कैसे हो गया? हो गया। लेकिन थोड़ा और ध्यान दीजिए, ये जरूरी नहीं है कि एमाइटोसिस से हमेशा एक कोशिका से 2 बनेगा। ये जरूरी नहीं है कि 1 से 2 ही बनेगा। हालांकि अधिकांश एमाइटोसिस सेल डिवीजन में एक कोशिका अंततः कितने को बनाता है? 2 को बनाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है जानते हैं कि कोशिका का जो केंद्रक है, कोशिका का जो केंद्रक है, ये केंद्रक विभाजित तो होकर ढेर सारे केंद्रक बना देते हैं, ढेर सारे केंद्रक बना देते हैं। और जब ढेर सारे केंद्रक बन जाते हैं तो जितने केंद्रक बने हैं उतने कोशिका का निर्माण हो जाता है, उतने कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो कभी कभी एमाइटोसिस सेल डिवीजन से एक कोशिका हजारों कोशिका तक बना देते हैं। यानी एमाइटोसिस सेल डिवीजन में यह डिपेंड करता है कि केंद्रक कितने टुकड़ों में बटा है। जितने टुकड़े में कोशिका का केंद्रक बटा है उतने ही टुकड़े में उतना ही कोशिका नया तैयार हो जाता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले हैं उसमें तो केंद्रक भी नहीं होता, उसमें डायरेक्ट जो है कोशिका बीच से पतला होता है और एक कोशिका से कितना बन जाता है? 2 बन जाता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो 3 प्रकार के कोशिका विभाजन में, 3 प्रकार के कोशिका विभाजन में सबसे आसान तरीके से होने वाला कोशिका विभाजन कौन है? सबसे आसान तरीके से होने वाला कोशिका विभाजन कौन है? एमाइटोसिस सेल डिवीजन किसमें होता है?
यह आपसे पूछेगा कि सूक्ष्म जीव किस विधि से प्रजनन करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव में कोशिका बढ़ने का मतलब है नया कोशिका का बनना या नया सूक्ष्म जीव का बनना। क्योंकि सूक्ष्म जीव में कितना कोशिका होते हैं? एक। और वो विभाजित होकर दो कोशिका बना लेगा, मतलब उसकी संख्या भी कितनी हो गई? दो हो गई। तो आपसे दो तरह से पूछ सकता है कि सूक्ष्म जीवों में अधिकांशतः किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? एमाइटोसिस। यह आपसे पूछ सकता है कि सूक्ष्म जीव किस विधि से प्रजनन करते हैं? एमाइटोसिस। सेल डिवीजन में आप एक कोशिका से दो भी बनता है और एक कोशिका से 1000 भी बनता है, 500 भी बनता है, 200 भी बन सकता है, लेकिन अधिकतर एक से दो बनता, एक से दो बनता। क्लियर हो गया? बात समझ गए? रोगग्रस्त कोशिका, आपको यह बता दिया कि एमाइटोसिस सेल डिवीजन जंतु और पौधे यानी बहुकोश के सजीवों में नहीं होता, लेकिन बहुकोश के शरीरों में कुछ रोगग्रस्त कोशिकाएं, कैंसर से ग्रसित कोशिकाएं में इस प्रकार का कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया? एमाइटोसिस पर समझ गए? पढ़िए तो एमाइटोसिस को बोर्ड पर समझ गए, लिखा हुआ समझ रहे हैं कि नहीं? पढ़ने का मतलब है ध्यान पूर्वक पढ़िए दोस्तों, ध्यान पूर्वक। चलिए सभी ऑनलाइन वाले दोस्त, इकोनॉमिक्स का 4 चैप्टर डाल दिया गया, आप लोग निकाल लिए हैं ना? नहीं निकाले तो मार्केट में निकाल कर बेचता होगा, ले लीजिएगा। मॉडिफाइड कर दिए हैं, नया नया क्वेश्चन सारा डाल दिए हैं, तो आप लोग इकोनॉमिक्स ले लीजिएगा। फिर हम एक एक करके बायोलॉजी इकोनॉमिक्स को समाप्त करके फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। सोमैटिक सेल क्या होता है? अजीत कुमार आ रहे हैं। रोशन सर का क्लास इसके बाद होगा। पुराना वाला ले लिए इकोनॉमिक्स, नहीं दोस्तों नया वाला लीजिए, नया में नया क्वेश्चन है। कुछ लोग का है कि अगर एक प्रश्न आया है, अच्छा प्रश्न है, कि कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति रहेगा, तो कोशिका भित्ति भी रहेगा ना, वो भी दो भागों में क्या होगा? बट जाएगा। नो टेंशन। एक प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली तो बीच से मुड़ गया और एक कोशिका से दो बन गया, लेकिन कोशिका भित्ति रहेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जैसे कोशिका झिल्ली बीच से मुड़ गया है, तो अगर कोशिका भित्ति है तो उसके साथ वो भी मुड़ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? एमाइटोसिस समझ गए हैं? पृथ्वी पर सबसे आसान कोशिका विभाजन कौन है? एमाइटोसिस। एमाइटोसिस कोशिका विभाजन मुख्यतः किस में होता है? सूक्ष्म जीवों में होता है। सूक्ष्म जीव किस कोशिका विभाजन के मदद से प्रजनन करते हैं? एमाइटोसिस कोशिका विभाजन में एक कोशिका से दो भी बनते और एक से अनेक भी बनते, एक से दो भी बनते, एक से, लेकिन अधिकांश स्थितियों में एक से एक कोशिका। एमाइटोसिस सेल डिवीजन में केंद्रक का विभाजन होता है, लेकिन कोशिका झिल्ली का विभाजन नहीं होता। कोशिका झिल्ली बस दो भागों में बट गया, उसका विभाजन नहीं हुआ है। यानी जो ये दो नया कोशिका बना है ना, दोनों में पुरनके कोशिका झिल्ली लगा हुआ है। केंद्रक दोनों का नया है, सबका नया है केंद्रक, लेकिन उसका कोशिका झिल्ली नया, वो पुराना ही है। क्लियर हुआ? अब आते हैं दोस्तों माइटोसिस सेल डिवीजन। समसूत्री कोशिका विभाजन। माइटोसिस
और इसी कोशिका विभाजन के फलस्वरूप पौधा तथा जंतु में क्या होता है? वृद्धि होता है, ग्रोथ होता है। पौधे के जो आकार बढ़ते हैं, जंतुओं का जो आकार बढ़ता है, वो किस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप? माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन ही आधार है किसका? ग्रोथ का। किसमें ग्रोथ का? इस कोशिका विभाजन के बगैर, इस कोशिका विभाजन के बगैर ग्रोथ संभव नहीं। वृद्धि के लिए माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। जंतु और पौधे के शरीर की समस्त वृद्धि केवल इसी कोशिका विभाजन का परिणाम है। और यह कोशिका विभाजन सभी पौधे और जंतु के सभी कायिक कोशिका में, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल, कायिक कोशिका में होता है। सभी सोमैटिक सेल में, सभी कायिक कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन? माइटोसिस। अब आप कहिएगा माइटोसिस, कायिक कोशिका किसे कहते हैं? तो जंतु के शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं, जंतु के शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं, या पौधे के शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं, उन सारे कोशिका को आप दो भागों में बांट दीजिए। सोने वाले क्लास काहे आते हैं? घर पर ही सो जाइए, है कि ना? है बहुत टेंशन देगा अब। कौन? नींद। नींद सब पीछे देख रहा था, कौन टेंशन देगा? नींद पर काबू पाइए। और नींद पर काबू करने का सबसे बेहतर तरीका कि सोकर आइए, ठीक है ना? हाँ, क्लास आने से पहले आप अपने नींद को पूरा करके आइए। नहीं तो बहुत कि खाना पूरा खा लेगा, तुरंत क्लास आ जाएगा, और उसके बाद क्लास में सो रहे हैं, मस्ती सो रहे हैं। कभी जगह अचानक क्या हो रहा था, कुछ हो रहा था, ऐसा नहीं है। और दिन में 2 घंटा सो जाइए, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होगी। और ये कोशिश नहीं करिएगा बस यहां से क्लास करके जाएंगे तब सोएंगे, नहीं। आप अपने दिनचर्या को कुछ इस तरह सेटल कीजिए कि दोपहर में 3 बजे सोकर आपका नींद खुल जाए और आप क्लास आ जाए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। तो जंतु और पौधे के शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं उसको आप 2 भागों में बांट दीजिए। एक हो गया जनन कोशिका। जनन कोशिका वो जो जनन में भाग लेते हैं। जनन कोशिका वो जो जनन में भाग लेते हैं। जनन कोशिका के अतिरिक्त, जनन कोशिका के अतिरिक्त जो भी कोशिका शेष रह गया उसे हम क्या कहते हैं? कायिक कोशिका कहते हैं। जनन कोशिका मुख्य 2 ही है, एक स्पर्म सेल, दूसरा और तीसरा पोलन ग्रेन। तीसरा पोलन ग्रेन। ये 3 ही प्रकार का कोशिकाएं हैं जो किसमें भाग लेते हैं? जनन में भाग लेते हैं। पोलन ग्रेन पौधों की जनन कोशिका है। तो एक जंतु या पौधे के शरीर में वे कोशिकाएं जो जनन में भाग लेती है, उसके अतिरिक्त सारे कोशिकाएं कैसी कोशिकाएं? कायिक कोशिकाएं। हाथ, पैर, आंख, नाक, कान की कोशिका कैसी कोशिका है? कायिक कोशिका है।
तो क्लियर हो गया, कायिक कोशिका समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ए माइटोसिस सेल डिवीजन, ये नहीं, माइटोसिस सेल डिवीजन समसूत्री कोशिका विभाजन ही सजीवों में वृद्धि का आधार है। पौधे और जंतु में जो भी ग्रोथ होते हैं वो किस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होते हैं? समसूत्री कोशिका विभाजन के बगैर पौधे और जंतुओं में ग्रोथ संभव। लेकिन इस प्रकार का कोशिका विभाजन जंतु या पौधे के जनन कोशिका में नहीं होते हैं, केवल और केवल कायिक कोशिका में होते हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन पौधे और जंतु के जनन कोशिका में नहीं होते हैं, केवल और केवल कायिक कोशिका में होते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर में क्या होते हैं? वृद्धि होते हैं। यानी प्रॉब्लम। और यह कोशिका विभाजन ए माइटोसिस से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। जितने आसान तरीका से ए माइटोसिस सेल डिवीजन पूर्ण हो गया था, कंप्लीट हो गया था, उस तरह से ये नहीं होता। माइटोसिस सेल डिवीजन पौधे या जंतु किसी में जो होते हैं वृद्धि के लिए, माइटोसिस सेल डिवीजन, यह सेल डिवीजन 2 चरणों में पूर्ण होता है। कितने चरणों में? पहला चरण है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस माइटोसिस सेल डिवीजन का पहला स्टेप है। क्या है? पहला स्टेप। यानी पहले ये होगा और ये होगा तो इसमें क्या होगा? तो इस कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस में सेल के न्यूक्लियस का क्या होगा? विभाजन होगा। यानी कैरियोकाइनेसिस पर, जैसे ये कोशिका है, मान लीजिए ये कायिक कोशिका है, तो कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले एक केंद्रक से कितना केंद्रक बनेगा? यानी केंद्रक विभाजन को ही क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस मतलब कितना, कौन विभाजन? केंद्रक का विभाजन। कैरियोकाइनेसिस का शाब्दिक अर्थ क्या है? हाँ, सेल के न्यूक्लियस का विभाजन। और विभाजन होकर के 1 से 2 ही बनता है। अब माइटोसिस वाला दिमाग नहीं लगाइएगा कि कभी कभी इसमें भी 1 से अनेक हो सकता, नहीं, 1 से हमेशा 2 ही होता है। और ये जो कैरियोकाइनेसिस है जिसमें एक केंद्रक से 2 बनते हैं, ये तुरंत नहीं हो जाता है। ये कैरियोकाइनेसिस भी 4 स्टेप में जाकर पूर्ण होता है। पहली अवस्था है प्रोफेज, दूसरी अवस्था है मेटाफेज, तीसरी अवस्था है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और अंतिम अवस्था है टेलोफेज। और टेलोफेज जब खत्म हो जाएगा तब एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाएगा, यानी एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस तैयार हो जाएगा। तो माइटोसिस सेल डिवीजन जिसके बदौलत पौधे और जंतु में ग्रोथ होता है, वह कोशिका विभाजन में पहला स्टेप क्या है? माइटोसिस सेल डिवीजन में सर्वप्रथम क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? और यह कैरियोकाइनेसिस कितने चरणों में जाकर पूर्ण होता है? 4 चरण में। पहला चरण कौन है? दूसरा चरण, तीसरा चरण, अंतिम चरण। और टेलोफेज चरण अर्थात अंतिम चरण जब समाप्त हो जाते हैं तब एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाता। एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाता। और जैसे ही कैरियोकाइनेसिस समाप्त हो जाता है उसके बाद चालू होता है साइटोकाइनेसिस। उसके बाद चालू होता है क्या? साइटोकाइनेसिस।
साइटोकैनेसिस। और साइटोकैनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का विभाजन, यानी कि कोशिका द्रव का विभाजन, साइटोप्लाज्म का विभाजन, कोशिका द्रव का विभाजन। कैरियोकैनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन, और साइटोकैनेसिस मतलब कोशिका द्रव का विभाजन। अब माइटोसिस सेल डिवीजन का जो साइटोकैनेसिस वाली अवस्था है, यह अवस्था पौधों में अलग तरह से, जंतु में अलग तरह से होता है। पौधों में अलग तरह से, जंतु में अलग तरह से होता है। यानी कि ये जो ऊपर वाला था कैरियोकैनेसिस, वो जैसे पौधा में होता है वैसे ही जंतु में होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन की पहली अवस्था कैरियोकैनेसिस जैसे पौधे में होता है वैसे ही, लेकिन साइटोकैनेसिस वाला जो प्रोसेस है, कोशिका द्रव वाला विभाजन जो है, ये जंतु में अलग होता है और पौधे में अलग होता है। जंतु में कैसे होता है? जंतु में थोड़ा आसान तरीके से हो जाता है। जंतु जिसको अंग्रेजी में एनिमल कहते हैं, कैरियोकैनेसिस हो गया तो 2 कोशिका बन गया। अब ध्यान दीजिए कि कोशिका झिल्ली मुड़ेगा और एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाएगा। यह है जंतु में। कैरियोकैनेसिस हो गया। साइटोकैनेसिस कैसे होता है? तो कोशिका झिल्ली बीच से सिकुड़ना चालू होता है। कोशिका झिल्ली बीच से सिकुड़ते सिकुड़ते जब यह सट जाता है तो फिर टूट जाता है और एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाता। क्लियर है बात? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पौधे में अलग तरीके से होता है। पौधे में कैसे होता है? प्लांट में कैसे होता है? तो प्लांट में जो कैरियोकैनेसिस हो चुका है तो 2 केंद्रक बन चुके हैं। प्लांट में क्या होता है कि बीच में एक प्लेट की संरचना बनती है। किसकी? प्लेट की। और इस प्लेट को कहते हैं क्या? सेल प्लेट। पौधे में दोनों केंद्रक के बीच किसका निर्माण होता है? सेल प्लेट का निर्माण होता है। और सेल प्लेट का निर्माण होते होते ये सेल प्लेट बढ़ते जाते हैं और बड़े होकर एक कोशिका को 2 कोशिका में बदल देते हैं। तो जंतु के कोशिका में कोशिका झिल्ली आपस में मुड़ के सट के कोशिका द्रव को 2 भागों में बांट देते हैं। लेकिन पौधे में किसका निर्माण होता है? सेल प्लेट का निर्माण होता है। जगाइए उसको। सो रहे हैं, ख्वाब देखे नौकरी करेंगे, सो रहे हैं। ठीक है, बार बार आज से नियम, आज पहला क्लास था छुट्टी के बाद का। कल से सब अपने रूटीन में दिन में सोना भी जोड़ लीजिएगा और दिन में जितने समय सोइएगा रात में उतने समय को क्या कर देना है? कटौती कर देना है। समझे कि न बात को? हाँ, जितना बोल रहे हैं उसको फॉलो करिए, नहीं तो बहुत है वैसे बोलता है। ठीक है ना? वैसे ऐसे बोलता है। थोड़ा बहुत अनुभव है उस आधार पर बोल रहे। देखिए, जिनका दिक्कत नहीं है दिन में सोने का, इस पूर्व से ही वो दिन में नहीं सो रहे हैं, मतलब बहुत दिन पहले से ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनको नींद लगता है हल्का सा, वो हमारी इस बात को फॉलो करिए। 2 घंटा रात के सोने में कटौती करके दिन में कर दीजिए। आपका दिन भी मस्ती में, पढ़ाई में बीतेगा और रात को तो बीतता ही है। तो सेल प्लेट पौधे में किसका निर्माण होते हैं? सेल प्लेट का। लेकिन जंतु में सेल प्लेट का निर्माण, सेल प्लेट का निर्माण केवल किसमें? और वो जो प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज देखे थे ना, वो केवल कैरियोकैनेसिस में था। साइटोकैनेसिस में बस यही होता है। क्लियर हुआ बात? समझे कि नहीं समझे?
और अंततः जब माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो एक कोशिका से हमेशा कितने? 2। माइटोसिस सेल डिवीजन में एक कोशिका से हमेशा 2 कोशिका बनता है। और ध्यान रखिएगा कि कोशिका विभाजन में पुराने से जब नए कोशिका बनते हैं तो पुराने का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पुराने का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब 2 नया कोशिका बन गया। अब खोजिएगा कि सर पुराना वाला किधर है जो 2 नया पैदा किया है? वो नहीं है, खत्म। कोशिका विभाजन के अंतर्गत जो पुराने कोशिकाएं नए कोशिकाएं बनाते हैं तो पुराना का अस्तित्व मिट जाता है। ये 2 नए कोशिकाएं बने हैं तो ये 2 नए कोशिकाएं कौन बनाया है? कौन बनाया है? जो बनाया खत्म हो गया, अब वो है नहीं। इस बात का भी ध्यान रखना है। और माइटोसिस सेल डिवीजन में हमेशा हमेशा और हमेशा एक कोशिका से 2 बनते। और माइटोसिस सेल डिवीजन की एक और बात को समझिए। एक कोशिका से कितना बना? 2 कोशिका। और अगर इस कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं तो इसमें भी कितना होगा? इसमें भी कितना होगा? यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन में जो नए कोशिका बनते हैं तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या उतना ही होती है जितना जनक कोशिका में होता है या पेरेंट सेल में होता है। यह नहीं कि एक कोशिका से 2 कोशिका बना तो इसमें गुणसूत्र 46 है तो इसमें आधा आधा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। माइटोसिस सेल डिवीजन में बने दोनों नए कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही होती है जितनी गुणसूत्र उसके जनक कोशिका में होते हैं, पेरेंट सेल में होते हैं। क्लियर बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो माइटोसिस सेल डिवीजन क्लियर। एक बार आइए माइटोसिस सेल डिवीजन का हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या आप लोग समझे? इस कोशिका विभाजन से प्रश्नों का जवाब देने में हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होगा आपको। माइटोसिस सेल डिवीजन इस पृथ्वी पर सभी सजीवों में होने वाले वृद्धि का, ग्रोथ का आधार स्तंभ है। चूंकि सूक्ष्मजीव में ग्रोथ नहीं होता है, सूक्ष्मजीव में ग्रोथ, उसमें एक ही कोशिका तो उसमें क्या ग्रोथ होगा? वो अपनी संख्या के बल बढ़ाते। तो पृथ्वी पर सजीवों के ग्रोथ के लिए आधार स्तंभ जो कोशिका विभाजन है वो कौन है? पौधों में वृद्धि किसके फलस्वरूप होते हैं? जंतुओं में वृद्धि किसके फलस्वरूप होते हैं? जब हमारे त्वचा कट फट जाते हैं तो उसके जगह नए त्वचा आ जाते हैं, किस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप? क्योंकि कट फट जाना, त्वचा का कट फट जाना, उसके जगह नया त्वचा आना भी एक प्रकार का वृद्धि है जो किसके फलस्वरूप होते हैं? आपसे पूछेगा घाव जो भरते हैं जंतुओं के शरीर में किस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप? किस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप? सभी पौधे और जंतु में वृद्धि किस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप? माइटोसिस सेल डिवीजन केवल किस कोशिका में होता है? कायिक कोशिका में होता है। जनन कोशिका में माइटोसिस सेल डिवीजन, जनन कोशिका माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस केवल कायिक कोशिका में होता है। जंतु और पौधे के शरीर में जनन कोशिका के अतिरिक्त जितने भी कोशिका है उसे क्या कहते हैं? माइटोसिस सेल डिवीजन कितने चरणों में पूर्ण होते हैं? पहला चरण कैरियोकिनेसिस है, पहला चरण। और इस कैरियोकिनेसिस में क्या होता है? और कैरियोकिनेसिस कितने स्टेप में पूर्ण होता है? 4 स्टेप में पूर्ण होता है। कैरियोकिनेसिस होने के बाद साइटोकिनेसिस होता है। साइटोकिनेसिस में क्या होता है? और साइटोकिनेसिस जंतु में अलग तरह से, पौधे में अलग तरह से होता है। सेल प्लेट का निर्माण किसमें होता है? पौधे में ही होता है। सेल प्लेट का निर्माण केवल पौधे में ही होता है। क्लियर हो गया दोस्तों? और समसूत्री कोशिका विभाजन माइटोसिस सेल डिवीजन के फलस्वरूप हमेशा एक कोशिका से
दो बनते हैं और दोनों में गुणसूत्र उतना ही रहते हैं जितने जनक कोशिका में होते हैं, जितने जनक। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब आते हैं तीसरे कोशिका विभाजन पर। पहले आप माइटोसिस को एक बार देख लीजिए। मनीष कुमार, कैरियोकेनेसिस 5 स्टेप में पूरा होता है। 5 स्टेप में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। हो तो गया टेलोफेज। हिंदी में लिखते हैं, ज्यादा समझते। हिंदी में तो ही लिख रहे हैं, नोट में तो बिल्कुल। अब प्लेट को क्या लिखेंगे? प्लेट, प्लेट को प्लेट लिख देते हैं, ऐसे प्लेट। ठीक है, इतना तो अंग्रेजी है। फेसबुक व्हाट्सएप पर अंग्रेजी छोड़कर हिंदी लिखता नहीं कोई। क्लास में 2-4 बार लिख दिए तो दिक्कत हो रहा है। इससे दिक्कत हो रहा है? नहीं, इतना चलता है। और नोट में तो हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा लिखते, कि दिमाग चकरा जाए, इतना शुद्ध हिंदी भाषा है। नोट को पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, सेल का इंग्लिश समझ में नहीं आता है, कैसे FIR लिखिएगा? हिंदी में लिखिएगा। दरोगा को थोड़ा बहुत इंग्लिश नहीं आएगा तो हाई कोर्ट सब में कैसे जवाब देगा जज के सामने? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी न है। वैसे हिंदी भाषी राज्य में हाई कोर्ट हिंदी में सुनते हैं, लेकिन मेन भाषा तो अंग्रेजी है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कभी भी दरोगा, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं, हाई कोर्ट ज्यादातर दरोगा को बुलाते हैं। कभी किसी केस में कॉल कर दिया, आइए, और उस समय जज साहब जान जाएंगे कि इंग्लिश, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ी दिक्कत है तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश की शुरुआत अभी से कर दीजिए। जिनका थोड़ा कमजोर है, मेरा तो बहुत कमजोर है, ठीक है, फिर भी हम बहुत प्रयास करते हैं कि। तो 2 कोशिका विभाजन तो आप समझ गए? पूरी तरह से नहीं समझे तो बोलिए ना, पूरी तरह से समझ गए। अगला और अंतिम कोशिका विभाजन है मियोसिस, अर्ध सूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, मियोसिस। और यह कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। अर्थात इस कोशिका विभाजन के द्वारा जनन कोशिका का निर्माण होता है। यानी जनन के लिए जो कोशिका विभाजन जरूरी है वो कौन है? अर्धसूत्री। ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए समसूत्री, और जनन के लिए। और जब हम जनन की बात करते हैं तो ये पौधे और जंतु की जनन की बात करते हैं, सूक्ष्म जीवों की जनन की बात नहीं कर रहे हैं। सूक्ष्म जीवों में तो जनन एमाइटोसिस के द्वारा ही हुआ था।
तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन केवल और केवल जनन कोशिकाओं में ही होता है, या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा केवल और केवल जनन कोशिका का निर्माण होता है। और जनन कोशिका की बात करिएगा तो जनन कोशिका में मुख्यतः 3 ही कोशिका हैं। पहला स्पर्म सेल, दूसरा ओवा सेल और तीसरा पोलन ग्रेन। ये 3 ही कोशिका ऐसे कोशिका है जो जनन में भाग लेते हैं या जिनके द्वारा जनन का कार्य होते। यानी स्पर्म सेल का निर्माण किस कोशिका विभाजन के द्वारा होता है? स्पर्म सेल का निर्माण किस कोशिका विभाजन के द्वारा? ओवा सेल का निर्माण किस कोशिका विभाजन के द्वारा? मियोसिस, या पूछ देगा पोलन ग्रेन का निर्माण किस कोशिका विभाजन के द्वारा? मियोसिस। इन तीनों कोशिका का निर्माण किस कोशिका विभाजन के द्वारा? मियोसिस के द्वारा। और 3 प्रकार के कोशिका विभाजन में, 3 प्रकार के कोशिका विभाजन में एमाइटोसिस सबसे आसान कोशिका विभाजन था और मियोसिस सबसे जटिल कोशिका विभाजन। सबसे जटिल कोशिका विभाजन मियोसिस, सबसे सरल कोशिका विभाजन एमाइटोसिस। और मियोसिस सेल डिवीजन भी 2 स्टेप में पूर्ण होता। माइटोसिस भी कितने स्टेप में था? 2 स्टेप में, पहले कैरियोकिनेसिस उसके बाद, और मियोसिस सेल डिवीजन भी 2 चरणों में पूरा होता है। मियोसिस सेल डिवीजन जिसके द्वारा जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, यह कोशिका विभाजन भी कितने चरणों में पूरा होता है? 2 चरणों में पूरा होता है। 2 चरणों में। पहला है रिडक्शन, पहला क्या है? रिडक्शन या इसको मियोसिस फर्स्ट कहते हैं। अब रिडक्शन बोल दीजिए पहले चरण को, या मियोसिस फर्स्ट बोल दीजिए पहले चरण को। और दूसरा चरण है होमोटाइपिक। मियोसिस सेल डिवीजन का दूसरा चरण होमोटाइपिक, या इसको आप बोल दीजिए क्या? मियोसिस सेकेंड। सबसे जटिल कोशिका विभाजन कौन है? पौधे और जंतु में जनन कोशिका का निर्माण किस कोशिका विभाजन के द्वारा? मियोसिस सेल डिवीजन का पहला चरण रिडक्शन, दूसरा चरण होमोटाइपिक, पहला चरण, दूसरा चरण होमोटाइपिक। अब पहला चरण का क्या नाम है दोस्तों? रिडक्शन या मियोसिस फर्स्ट। अब यह जो पहला चरण है यह भी कैरियोकिनेसिस की तरह कितने चरण में पूर्ण होता है? 4 चरण में। पहला क्या है? प्रोफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। चूंकि यह मियोसिस फर्स्ट है तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? 1 सेकेंड।
हाँ, चूंकि ये मियोसिस फर्स्ट का है तो इसीलिए इसे कहा जाता प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज, टेलोफेज। फर्स्ट इसलिए कहा जाता क्योंकि ये फर्स्ट है। लेकिन इस मियोसिस सेल डिवीजन का पहला चरण रिडक्शन या मियोसिस फर्स्ट में जो ये प्रोफेज अवस्था है, ये बहुत ही लंबी अवस्था है। प्रोफेज अवस्था भी बहुत ही लंबी अवस्था है और ये स्वयं कई चरणों में गुजरती है। प्रोफेज का पहला चरण है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, यहां नोट में पिपलो दिया, डिप्लो लिखिए। डिप्लोटीन, डाई काइनेसिस, ये सब किसकी अवस्था है? यानी कि मियोसिस चालू हुआ तो पहले क्या चालू होगा? रिडक्शन में पहले क्या होगा? अब प्रोफेज सबसे, ये जितनी अवस्थाएं हैं उसमें सबसे लंबी प्रोफेज में पहले क्या होगा? लेप्टोटीन, उसके बाद डिप्लोटीन। नोट में सुधारिएगा, डी को पी लिख दिया गया है तो डिप्लोटीन, और अंत में और डाइकेनेसिस समाप्त होगा तब शुरू होगा कौन? तब ये लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस वाली अवस्थाएं केवल और केवल किस में होता है? केवल और केवल किस में होता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस वाली अवस्था केवल किस में होता है? केवल प्रोफेज में होता है और इसमें टेलो में नहीं होता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? और जैसे टेलोफेज हुआ, रिडक्शन वाला प्रोसेस समाप्त हो गया। रिडक्शन वाला प्रोसेस समाप्त हो गया और इसके समाप्त होते ही एक कोशिका से कितने कोशिकाएं बन जाते हैं? 2 बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? लेकिन इनमें गुणसूत्र की संख्या आधा हो जाता है। जैसे इसमें 46 है तो इसमें कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। माइटोसिस में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन मियोसिस में गुणसूत्र की संख्या, बने हुए नए कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका से आधा हो जाता। जनक कोशिका से आधा हो जाता। और आधा क्यों होता है इसका भी कारण है, हम बताएंगे आगे। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो रिडक्शन थोड़ा लंबा है, यानी मियोसिस फर्स्ट जो है वो मियोसिस 2 से ज्यादा लंबा है। अब जैसे ये टेलो समाप्त हुआ, उसके बाद चालू होगा दूसरा, और दूसरा क्या है? होमोटाइपिक, या इसको कहते हैं क्या? मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस सेकेंड कोई नहीं, इसमें भी प्रोफेज, चूंकि ये दूसरा का है तो इसीलिए प्रोफेज 2, मेटाफेज, एनोफेज और टेलोफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड, एनोफेज सेकेंड, इसलिए क्योंकि ये सेकेंड का हिस्सा है और इसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन वाली अवस्था नहीं होती है, बस ये होती है। यानी होमोटाइपिक मियोसिस सेल डिवीजन का दूसरा हिस्सा होमोटाइपिक हूबहू वैसे ही होते हैं जैसे माइटोसिस हो रहा था। जैसे कौन हो रहा था? माइटोसिस हो रहा था। क्लियर हो गया? फिर सो रहे हैं। अब हमको लगता है कि हम खुद सो जाएं। चश्मा लगा के सो रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। अब जैसे मियोसिस 2 समाप्त हुआ, मियोसिस 2 समाप्त हुआ तो मियोसिस 2 में भी एक कोशिका कितना?
अभी मियोसिस फर्स्ट हो गया ना, आपको क्या बताए थे कि जब नया कोशिका बनता है पुराना का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि पुराना से दो नया बन गया, लेकिन अभी इसका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि कोशिका विभाजन पूरा ये बचा हुआ है। अब यही कोशिका दो बना दिया है ना, अब दूसरा स्टेप में जाकर दो और बना देगा, लेकिन इसमें भी गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। यानी पेरेंट में जितना है डॉटर में आधा आधा हो जाएगा। क्लियर हो गया। और ध्यान रखिए, नए बने कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं, समझे कि नहीं समझे। और इसको कहते हैं पेरेंट सेल, पेरेंट सेल डॉटर सेल। क्लियर हो गया। हाँ, ये मत दिमाग लेके सन सेल भी कहा जाता, नहीं, केवल डॉटर सेल। क्लियर हो गया। और यहां की सबसे बड़ी विशेषता कि इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो गई है, आधा हो गई है। क्या हो गई है। और इस तरह से जब मियोसिस सेल डिवीजन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, रिडक्शन होमोटाइपिक दोनों हो जाते हैं, तो एक कोशिका से कितने बनते हैं, 4। एक कोशिका से 4 कोशिका बनते हैं। 2 बना किसमें, मियोसिस, और 2 बना मियोसिस सेकेंड में। तो मियोसिस सेल डिवीजन में जब एक बार कोशिका विभाजन हो जाता है, मियोसिस सेल डिवीजन में जब एक बार कोशिका विभाजन हो जाता है, तो एक कोशिका से कितना, चारों में गुणसूत्र की संख्या पेरेंट से क्या, आधा, पेरेंट से क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। यानी पेरेंट में 46 क्रोमोसोम है, तो बनने वाले चारों में 46 का आधा आधा हो जाता है। पेरेंट में 20 होगा तो बनने वाले चारों में 10-10 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी क्यों हो जाती है। तो दोस्तों, ये जनन कोशिका है। ये कैसी कोशिका है, मियोसिस सेल डिवीजन केवल और केवल किस कोशिका में होता है, केवल और केवल किस कोशिका में, जनन कोशिका में होता है, केवल जनन कोशिका में। और इसमें गुणसूत्र की संख्या इसलिए आदि होगी, जब भी जनन होते हैं दोस्तों, जब भी जनन की प्रक्रिया होती है तो उसमें एक और प्रक्रिया होता है, क्या, निषेचन की प्रक्रिया में जो मेल गेमिट वाला कोशिका होता है वो मिलते हैं किससे, फीमेल गेमिट से। जैसे मानव में ही मेल गेमिट का नाम क्या है और फीमेल गेमिट का नाम क्या है, ये आपस में मिलते हैं, अब मिलकर एक कोशिका बन जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं। तो स्पर्म में भी कितना क्रोमोसोम, ओवा में भी, और जब ये मिलेगा कितना हो जाए, 46 हो जाएगा। यानी मानव के कोशिका में जितना रहना चाहिए उतना हो जाएगा। तो मियोसिस सेल डिवीजन में, मियोसिस सेल डिवीजन जब पूर्ण हो जाते हैं तो एक कोशिका से 4 नए कोशिका का निर्माण होता है, और चारों नए कोशिका में गुणसूत्र की संख्या पेरेंट सेल के आधे हो जाते। और ये आधे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये जनन कोशिकाएं हैं, और एक जनन कोशिकाएं जनन के दौरान जो निषेचन होता है उसमें दूसरे जनन कोशिकाओं से मिलते हैं, और मिलने के बाद आधा और आधा मिलकर पूरा हो जाते। क्लियर हो गया, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। और इस तरह से मियोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया दोस्तों, सेल डिवीजन पूरा कंप्लीट हो गया। क्या हुआ, काहे बार भाग रहा है, छोड़ दीजिए, देखिएगा तो तब तो उसका भागना सफल हो जाएगा। क्या, देखिए मत, देखिए सिर्फ हमको, बोर्ड को, और शांति और गंभीरता के साथ एक एक बात क्लास में याद कीजिए। सेल डिवीजन दोस्तों कंप्लीट हो गया। समझे कि नहीं समझे, समझने के लिए बहुत सारा है। 11th क्लास में सेल डिवीजन की चर्चा पहली बार है, उसमें काफी व्यापक, उतनी व्यापक चर्चा हम आपके सामने नहीं किए क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। जितनी जरूरत है उसकी संपूर्ण चर्चा हो चुकी है दोस्तों। अब आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत
नहीं होगा। और इस तरह से बायोलॉजी का पहला चैप्टर समाप्त। क्वेश्चन आप लोग बना रहे हैं? अब ध्यान दीजिएगा, आज जो है क्वेश्चन आंसर का डिटेल सॉल्यूशन वीडियो क्लास के माध्यम से ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा। क्लियर? आज रात 12 बजे डलेगा। हो गया है? अच्छा, हो गया तब तो हो ही गया है। हमें पता था कि क्लास समाप्त होने के बाद डलता है। ठीक है, तो बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, अब उसकी जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से आपकी है। अब पहला चैप्टर से हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो चुकी है। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस जितना प्रश्न है उस प्रश्न को इस तरह याद करना है कि उत्तर आपके होंठ पर आ जाए। बात समझ गए ना? कभी कभी जब आप सेट मारिएगा, वैसे तो मेरा गारंटी है, हालांकि मेरा गारंटी है, माननीय प्रधानमंत्री का गारंटी नहीं है। मेरा गारंटी है कभी कभी हो सकता है कि एकाध क्वेश्चन हमारे कवरेज से बाहर हो जाए जब आप सेट मारिएगा। तो जब आपको लगे कि इस चीज का कवरेज नोट में नहीं है, तो उसको तुरंत नोट डाउन कर लेंगे नोट में जाकर, प्रश्न वाले एरिया में। समझ गए कि नहीं समझ गए? हालांकि इतना कवरेज देने के बाद अब कोशिका में कुछ नहीं बचा है, जो बचा है उसको कोई नहीं जानता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कहिए, पहला चैप्टर अच्छी तरह से समझे कि नहीं समझे? अब इसमें कितना प्रश्न है ठीक है? और इसमें हमको लगता है कि लगभग 80%, 137 में 100 क्वेश्चन तो बन गया होगा, बहुत को 120 भी बन गया होगा, 2-3 को तो नहीं है तो बना होगा क्या? तो क्वेश्चन आंसर का वीडियो क्लास अवेलेबल करा देते हैं, और वीडियो क्लास पूरा विश्व के लिए फ्री रहता है। तो आप वहां पर जाइएगा, वैसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं दीजिएगा, देखिएगा जो क्वेश्चन में फंस गए हैं, नहीं बन रहा है, उसका उत्तर समझना है, अब बाकी निकल जाना है और बार बार इसको रिवाइज करना है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? तो दोस्तों, पहला चैप्टर बायोलॉजी का समाप्त हो गया है। अब कल से दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। इकोनॉमी को स्टार्ट करेंगे शनिवार को, ठीक है ना? और अब क्लास जो है लगातार चलेगा, मंडे टू संडे, ठीक है ना? मंडे टू। और ध्यान रखिएगा, आप लोग छोटा मोटा तैयारी नहीं कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। दरोगा का नौकरी भी बहुत टफ है और नौकरी निकालना भी बहुत, दरोगा का नौकरी भी आसान नहीं है। होली में सब घर गया, दरोगा वाला सब घूम रहा था कि कोई कांड ना हो जाए, इतना टफ जॉब है। जब नागरिक खुशियां मना रहे होते हैं तो वे नागरिक की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरे रहे होते हैं। तो जो इतना टफ नौकरी है उसका क्लास भी बहुत ज्यादा टफ कर देंगे, ठीक है? इसलिए क्लास मंडे टू संडे होगा। फिलहाल आज के क्लास को यहीं ब्रेक मारते हैं, और यहीं ब्रेक इसलिए मारना पड़ रहा है कि पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। अब क्वेश्चन क्या करना है पता है ना? जो बन गया बन गया, नहीं तो वीडियो क्लास ऐप पर डला रहेगा। आप चाहे ऑनलाइन क्लास लिए या ना लिए, उससे कोई मतलब, क्वेश्चन आंसर का वीडियो क्लास खुलेगा। और ना सिर्फ आपके इस दरोगा बैच में, बल्कि हमारे ऐप पर जितने भी बैच चल रहे हैं उसमें भी जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर भी जाकर आप खोलकर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्लियर हो गया? कल से बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर। रोशन सर आपके क्लास में 5 बजे इन करेंगे, तब तक घूम लीजिए, माइंड फ्री कर लीजिए। 5 क्या हुआ?
तब इजाजत दे रहे हैं? ठीक है। तो अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया रोशन, क्या हुआ है? रोशन सर 5 बजे आएंगे।